Good morning, everyone. I am Neeraj Mishra, your social science teacher, going to conduct your online classes. Today, we are with the second video, which contains the explanation of second page of first chapter. In the first video, we covered first page, which was all about the introduction of environment, and also it covered the topic natural environment, which has the components boitic and abiotic. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा था, पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, जिसमें आप लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में और नेचुरल इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं बोइटिक एंड एबॉइटिक, उन्हें भी समझा गया था। तो आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक इस क्लास को नहीं किया था, तो उस वीडियो को जा कर के देखें, फिर इसके बाद इस दूसरे वीडियो को देखना ना भूलें। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेकंड पेज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि स्टार्ट होगा रियल्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट से। सो लेट्स स्टार्ट। नेचुरल इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ 4 रियल्स: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, रियल्स। रियल्स का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों ने क्लास 6 में भी देखा था, क्लास 6 में इस चैप्टर को पढ़ा था, रियल्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट की गई है, जिसमें मेन हमारे 4 रियल्स को दिखाया गया है। पहला है हमारा लिथोस्फियर, दूसरा है हाइड्रोस्फियर, तीसरा है एटमॉस्फियर, और चौथा है बायोस्फियर। तो रियल्स का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो इसको हम कहते हैं क्षेत्र। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब प्राकृतिक पर्यावरण का जो क्षेत्र है, वो इन 4 पार्ट्स में, इन 4 हम कह सकते हैं भागों में बटा हुआ है। पहला है हमारा लिथोस्फियर। तो सबसे पहले हम लिथोस्फियर को समझेंगे। लिथोस्फियर का मतलब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पिछले क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था। लिथो, ये जो वर्ड है, लिथो का मतलब ये होता है रॉक। ठीक है, तो रॉक का मतलब क्या होता? रॉक तो आप जानते ही हैं, रॉक का मतलब ये होगा कि जो सॉलिड पार्ट होता है इस पूरे नेचुरल इन्वायरमेंट में, जो सॉलिड पार्ट है वो कहीं ना कहीं कंप्राइज करता है किसको? लिथोस्फियर को। तो ध्यान से देखिए क्या यहाँ पे बताया गया है। लिथोस्फियर रिफर्स टू द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इज कवर्ड बाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। द टर्म लिथोस्फियर मीन्स रॉकी क्रस्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको जो बताया लिथो का मतलब, ये जो लिथोस है ना, लिथो, तो ये वर्ड ही किसको, इस वर्ड का मतलब ही होता है क्या? रॉक। ठीक है, तो लिथोस्फियर का मतलब क्या है? रॉकी क्रस्ट। और जो अर्थ का अपर सरफेस है, जो अपर लेयर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी अपर लेयर को हम लिथोस्फियर बोलते हैं, जिसमें रॉकी स्ट्रक्चर होता है और ऊपर का जो एक थिन लेयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मैंटल। और ये जो लिथोस्फियर है, ये ऊपर का जो क्रस्ट पार्ट है और कुछ थोड़ा बहुत मैंटल के पोर्शन को भी ये अपने आप में इंक्लूड करता है, अपर पार्ट ऑफ मैंटल। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फियर इज अबाउट 100 किलोमीटर। और जो ये लिथोस्फियर है, नियर अबाउट 100 किलोमीटर के आसपास इसकी थिकनेस होती है। दिस सॉलिड क्रस्ट एक्सटेंड्स बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेड्स। ठीक है, और ये जो सॉलिड क्रस्ट है, ये सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, हमने आपने देखा था, आपने पढ़ा था कि जो ओशन बेसिस होता है, जहाँ पर जो समुद्र हैं, जो समुद्र जिस धरातल पर रुके हुए हैं, जिस लैंड पर वो टिके हुए हैं, उस ओशन बेसिस को भी हम लिथोस्फियर के ही पार्ट में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे हम लोग। द लैंड फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड इज कॉल्ड साइल। द लैंड फॉर्म, जो मिट्टी है, मतलब जो लैंड फॉर्म है, वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है किससे? सिलिका से एंड एल्युमिनियम से। ठीक है, तो सिलिका से और एल्युमिनियम से बनी हुई है, जिसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? साइल। द ओशन बेड इज कंपोज ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड इज कॉल्ड सीमा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है जो लैंड फॉर्म था, मतलब जो कॉन्टिनेंट्स है, जो ज़मीन है, वो तो साइल से बनी हुई है, और जो ओशन बेड है, जो ओशन बेसिस है, वो किससे बना हुआ है? साइमा। द डेंसिटी ऑफ साइमा इज मोर देन दैट ऑफ साइल। ठीक है, तो जो साइमा का डेंसिटी है, वो साइल से बहुत ही ज़्यादा होता है। लिथोस्फियर इज मार्क्ड बाय अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। तो जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, जैसे कि माउंटेन्स के फॉर्म में, प्लेट्यूज के फॉर्म में, इसके बाद प्लेन्स के फॉर्म में, वैलीज़ के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा लिथोस्फियर था,
जिसमें हमने ये जाना कि लिथो का मतलब ही रॉक होता है, जो रॉकी सर्फेसेस हमको मिलते हैं, मतलब जो लैंड फॉर्म्स मिलते हैं, जो लैंड क्रस्ट मिलता है, उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जो लिथोस्फीयर है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट्स, मतलब जो ज़मीन हमें दिखाई देती सिर्फ उसी पे नहीं होता, ये ओशन बेसिस में भी पाया जाता है। इसका जो एक्सटेंट है 100 किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के पोर्शन को ये इंक्लूड करता है, ठीक है। इसके बाद जो मेन इसमें आपको याद रखना है कि जो लैंड फॉर्म है वहाँ पर एल्युमिनियम और सिलिका से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम सैल बोलते हैं। और ओशन बेसिस में या फिर ओशन बेड पर ये क्या सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं क्या, साना, ठीक है। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। द रियल्म ऑफ वाटर इज रेफर टू एज द हाइड्रोस्फीयर। अब ये जो पानी का क्षेत्र है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पानी पाया जा रहा है, मतलब पानी, वाटर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। ऑल वाटर बॉडीज सच एज, अब जितनी भी वाटर बॉडीज है, जैसे वो ओशन हो, सीज है, रिवर है, लेक है, ठीक है, ये सब के सब क्या मिल करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। वी हैव वाटर ऑन अर्थ इन 3 फॉर्म्स। वाटर हमारे अर्थ पर कितने फॉर्म्स में अवेलेबल है, 3 फॉर्म्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, ठीक है। अब a little quantity of water is found in the form of vapor in the atmosphere too। एटमॉस्फेयर में हमको तो ये पता है ना कि जो वाटर है, अगर हम उसे हीट करते हैं तो हीट होने के बाद वो इवापोरेट होता है, इवापोरेट होकर के वाटर वेपर बन करके वो एटमॉस्फेयर में घुल जाता है, ठीक है। फिर देखिए, मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर एंड मोस्ट ऑफ दैट इज इन द ओशंस एंड सीज, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस जो है, मतलब पृथ्वी का पूरा हिस्सा, उसमें से 70% जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, पानी से कवर्ड है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दैट इज इन द ओशन एंड सीज, और उसमें से भी, उस 70% में से भी मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो कहाँ पर है, समुद्रों और सागरों में उपस्थित है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस इज फ्रेश वाटर विच इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है। बहुत ही कम पोर्शन है, बहुत ही कम परसेंटेज है वाटर का जो कि फ्रेश वाटर है, और जो रिवर्स, लेक्स और फ्रेश वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वहाँ पर अवेलेबल है। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। द वाटर इन द सीज एंड ओशन अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ रीजन नियर कोस्ट, ठीक है। जो फ्रेश वाटर है वो अर्थ पर अवेलेबल कैसे होता है, वाटर साइकिल के थ्रू, ठीक है। वाटर साइकिल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे, लेकिन अभी आज नहीं, ठीक है। ये चैप्टर एंड होने के बाद आपको कुछ और चीज़ें इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी उनको हम बताएंगे, जिसे आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। द वाटर इन द सीज एंड ओशन अफेक्ट्स क्लाइमेट ऑफ रीजन नियर कोस्ट। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर होता है, वो कौन है, सीज होते हैं या फिर ओशंस होते हैं। क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें आप अगले क्लास में, क्लास 8 9th में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्टेंस फ्रॉम द सी एक फैक्टर होता है जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। किस तरीके से करता है, ये सारी चीज़ें आपको अगली क्लासेस में बताई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद का अगला टॉपिक हमारा है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था, इस क्लास में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है, द ब्लैंकेट ओवर द अर्थ, या फिर द ब्लैंकेट कवरिंग द अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। और वो ब्लैंकेट कैसा होता है, किसका ब्लैंकेट होता है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड गैसेस, द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस एंड डस्ट एंड ऑल्सो वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स। तो इन सारी चीज़ों को से मिलकर के जो एक हम कह सकते हैं कि ब्लैंकेट बना हुआ है, जो कवरिंग है, उसी को हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। द एनवेलप ऑफ एयर इज सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट इज़ हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ से चिपका हुआ, मतलब अर्थ से होल्डेड है, कैसे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये भी चीज़ें आपको क्लास 8 में बताई जाएंगी। हालांकि अभी ये SST है, नहीं तो हम आपको इस टॉपिक को क्लियर करते, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है, या फिर आप अभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके थ्रू दो बॉडीज़ एक दूसरे को
अट्रैक्ट करती है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। अब और भी ज़्यादा चीज़ें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में साइंस के चैप्टर में, साइंस के टॉपिक में अच्छे से समझाई जाएंगी। एंड एक्सटेंड्स मोर देन 1,000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड other gases. Atmosphere exists in several layers. Each layer performs a different function. For example, the ozone layer, which protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun and protects life from many dangers. The atmosphere controls the extremes of temperature during day and night. Changes in the atmosphere results in changes in weather and climate. ठीक है, तो देखो जो एटमॉस्फियर है यहाँ पर भी हमने देखा कि ब्लैंकेट ऑफ गैसेस होता है। तो कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, बहुत सारे गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और सबका अपना अलग अलग परसेंटेज भी होता है जो कि आपके बुक में दिया गया है, आप उसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगली चीज़ जो हमें जाननी है, एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, जिसमें जिसका जो नाम है वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा एटमॉस्फेयर का एक चैप्टर ही मिलेगा जिसमें सारे जो नाम हैं उस उन लेयर्स के बताए गए हैं। यहाँ पर आप उन नामों को एक बार फिर से जान लें। सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फियर, फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर उस दूसरे लेयर का नाम है, फिर तीसरा मीजोस्फियर, फिर इसके बाद आइनोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये 4 से 5 लेयर्स होते हैं जिनके नाम आपको बता दिए गए हैं, जिन्हें आप एटमॉस्फेयर के चैप्टर में अच्छे से 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। और हर एक लेयर का अपने एक इम्पॉर्टेंस होता है जो कि हमारे अर्थ को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं और उस पर बहुत सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के कंडीशन को अफेक्ट करता है, सच एज उसके टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा, क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा, वेदर को अफेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर एक ऐसा एरिया, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नैरो कॉन्टैक्ट जोन है जहाँ पर तीन, ये जो हमने 3 स्फीयर्स पढ़े, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीन के तीनों अवेलेबल हों। एक ऐसा छोटा सा जोन होता है, कॉन्टैक्ट जोन, जिसमें तीनों अवेलेबल हों, ठीक है। देखो, द बायोस्फीयर मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लानट। इट इज़ अ वेरी नैरो कॉन्टैक्ट जोन वेयर लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट, ठीक है। देखिए, लाइफ जो है, जो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो वहीं पर एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पर क्या हो, तीनों हमारे स्फीयर्स अवेलेबल हों। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। मतलब जहाँ पर ज़मीन हो, जहाँ पर पानी हो और जहाँ पर हवा हो, वहाँ पर ही क्या, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। और ऐसा जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही अर्थ पर कम है। हालांकि हमें तो देखने को मिलता है ना कि पूरे दुनिया में लोग रहते हैं, पूरे दुनिया पे लाइफ है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पूरे अर्थ के कंपैरिजन में हर जगह पे लोग नहीं रहते, कहीं पर जो कम रहते हैं तो कहीं पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से बायोस्फीयर का जो एक जोन है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक। अब देखेंगे हम लोग, this sphere includes the 3 major domains of the earth: the land, the water and the air. Most of the living organisms, whether plants or animals on the earth, are found on or near the surface of the land or water surrounded by air. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो ज़मीन पर या फिर पानी में पाए जाते हैं जो कि एयर से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का ये जो मेन हमारे 4 टॉपिक्स थे ये हमारे ख़त्म हो गए, ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर कल डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों को इसी वीडियो को ध्यान से बार बार सुनते रहना है, अच्छे से सुनना है, जिससे कि आपको अच्छे से ये चारों टॉपिक समझ में आ जाएं, ठीक है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।